ये दृष्टि मैगजीन का लास्ट वीडियो है और हम लोग इसमें इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल एंड यूपी करंट अफेयर्स कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज एट दिस कूनो नेशनल पार्क। नाउ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है उसमें एट अफ्रीकन चीताज को इंट्रोड्यूस करा है। कहाँ से लाए हैं? नामीबिया से लाया गया है और ये नामीबिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे इंडिया से जो चीतास थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। और ये जो एफर्ट है इनका रीइंट्रोडक्शन का वो किसने किया है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फिर एक है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड दिस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है। ये तीन इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है चीताज इंट्रोडक्शन में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड दिस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत है, तो हम लोग क्या पता इसे मार्क ना करें, बट ये हमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है। अब इसमें प्लान क्या है इसके इंट्रोडक्शन का कि पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 चीताज को इंट्रोड्यूस किया जाए इन डिफरेंट नेशनल पार्क ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट 5 years में हम लोग 50 चीताज को, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, तो इंट्रोड्यूस करना है तो 50 चीताज को लाया जाए हमारे इंडिया में। अब ये पहली बार हुआ है किसी वर्ल्ड में कि कोई एक लार्ज कार्निवोर है जैसे चीता। दिस कार्निवोर इज विल बी, ये इसलिए है क्योंकि ये पहले ऐसा प्लान था तो करंट अफेयर्स में, ये अब तो रिलोकेट हो चुके हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। नाउ अब चीता के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसमें शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 2, 3, 4 एंड 5 फॉर द वर्मिन स्पीशीज। यहाँ पे ये जो चीताज हैं वो शेड्यूल 1 में नहीं है, वो है शेड्यूल 2 ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब कूनो नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश में और ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह स्टैब्लिश हुआ था इन 1981 एंड इट गॉट दिस नेशनल पार्क स्टेटस इन 2018। एंड इसका नाम कूनो इसलिए है क्योंकि ये चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, कूनो रिवर, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास रीन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 एंड ये रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, मीन्स किसने किया है? रीन्यूएबल्स एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी, जिसको हम लोग रेंट 21 भी बोलते हैं। यहाँ पे जो 21 है वो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रिपोर्ट है ये 17th एडिशन है। अब कुछ हाईलाइट्स देख लें इसमें ये बोला गया है कि इंडिया हैज एडेड, मीन्स एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया एडेड अप्रॉक्सीमेटली 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर इन 2021 एंड इस रिपोर्ट के बाद, मीन्स इतना एनर्जी रिन्यूएबल प्रोडक्शन करने के बाद, इट हैज बिकम द थर्ड हाईएस्ट इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। सबसे आगे कौन है? चाइना, रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे आगे निकल गया, यूएस एंड देन इंडिया। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की रैंकिंग बेस्ड ऑन द टोटल इंस्टॉलेशन, तो वो उसमें इसी रिपोर्ट में लिखा है, उसमें रैंकिंग है 4th। और ये एडिशन के बाद हम लोग 2021 का देखें तो वैसे इंडिया की रैंकिंग है 3rd, बट टोटल की बात करें तो इट्स 4th। Now also, renewable power capacity additions grew approximately by 17% in 2021। ये जो रिपोर्ट है वो 2021 का डेटा हमें यहाँ पे बता रही है और उस डेटा के अकॉर्डिंग दिस इंडिया इज एट द 3rd पोजिशन। बट अगर हम लोग टोटल कैपेसिटी की बात करें, रिन्यूएबल कैपेसिटी, तो उस पर इंडिया की रैंक 4th है। और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर दिस न्यू सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी इन एशिया और वैसे 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली है। Means Asia में it is second largest in this solar photovoltaic capacity and globally बात करें तो ये 3rd largest है। Now इसमें next देखते हैं this National Air Quality Resource Framework of India। ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे नार्फी लिखा है मैंने, वैसे National Air Quality Resource Framework of India। Now this was inaugurated by our principal scientific advisor अजय कुमार सूद एंड ये जो फ्रेमवर्क है ये किसने डेवलप करा है? मीन्स इट वॉज इनाग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बट इट्स डेवलप्ड बाय दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज विच इज देयर इन बेंगलुरु। NIAS, इन्होंने से डेवलप करा है इस फ्रेमवर्क को एंड इट वॉज इनाग्रेटेड एट दिस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विच इज देयर इन न्यू दिल्ली। इतना कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क है एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क, ये डेवलप करा है NIAS ने और ये इनॉग्रेट करा था हमारे साइंटिफिक एडवाइजर ने, जो कि कहाँ पे किया था? दिस IIC, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली।
ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड इंक्लूसिव गाइड रिगार्डिंग एयर क्वालिटी, कलेक्टिंग दिस एयर क्वालिटी डेटा, स्टडिंग इट्स इम्पैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द साइंस बेस्ड सोल्यूशन। बेसिकली एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, और अगर हम मतलब जो भी मेथड ले रहे हैं या फिर एयर के एडवर्स इफेक्ट से क्या इम्पैक्ट होगा, और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग कौन सा साइंटिफिक मेथड या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग क्या सोल्यूशंस मीन्स प्रेफर कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। Now it's a kind of basically information mechanism which will provide the different kind में data release करा था, it will provide different datas, the information to different stakeholders who are involved in this to address the air pollution issues in different climatic zones in India. So हमने देख लिया ये एक framework है जो कि हमें means air की quality क्या है, data बताएगा, air pollution कितना है, इम्पैक्ट क्या होगा, और कौन कौन से हम लोग मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर सकते हैं टू एड्रेस दीज इश्यूज। सो डेवलप किया है NIAS ने, इनॉग्रेट हुआ था दिल्ली में बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, डेटा को कलेक्ट करना, उसका इम्पैक्ट एंड उसके सॉल्यूशंस। सो ये डेटा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको यूज़ करके अपना एयर पोल्यूशन इश्यूज को टैकल कर सकते हैं हमारे इंडिया में जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं उन सब में। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। नाउ दिस report is released by World Meteorological Organization and it's released for the year 2022 to 2026. Now as per this report, between this 2022 to 2026, the annual mean global near surface temperature it's expected to be 1.1 to 1.7 degrees Celsius higher than the pre-industrial levels, and also there's a 50% possibility that our planet may exceed this 1.55 degrees Celsius of warming. Now the next is this Indian Antarctic Bill 2022. अब इस बिल की जरूरत क्या पड़ी? Because we had signed this Antarctic Treaty in 1983. पहले ही हम लोग इसे साइन कर चुके हैं, और मतलब 40 साल पहले साइन किया था, तो अब हमें ये बिल लाने की जरूरत पड़ गई। अब ये जो बिल आ जाएगा तो इट विल गिव इफेक्ट टू दिस Antarctic Treaty which we had signed 40 years ago in 1983, and it will also give effect to this the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. And after signing this, we can utilize these marine living resources only for the peaceful purpose, and we cannot exploit it or overuse it. Then also it will also give effect to this protocol on environment protection of the Antarctic Treaty. अब इसको आपको याद कैसे रखना है कि एक तो ये Antarctic Treaty को इफेक्ट देगा, लागू करेगा, उसके बाद जो भी मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है, एंड दिस प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द Antarctic Treaty. नाउ दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी हमने तो इसे 1983 में साइन करा था, बट ये एक्चुअल में साइन हुई है 1959 में, और ये मींस इट केम इनटू इफेक्ट इन 1961 to make sure that this Antarctica shall continue forever to be used for the peaceful purpose, or exclusive means totally for the peaceful purpose. Now इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मीन्स इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोजन को यूज़ करके हमने जनरेट करी है। अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है मेराई, एंड इसका जो मीनिंग है ये जापानीज में इसे फ्यूचर बोलते हैं, एंड मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है किसने लॉन्च करा है? टोयोटा इंडिया मोटर्स। रेंज इज 650 किलोमीटर्स, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ इसका एम यही है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोजन एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस हाइड्रोजन बेस्ड सोसाइटी। मीन्स हाइड्रोजन वी कैन से इट्स अ क्लीनेस्ट फ्यूल, रीन्यूएबल में भी सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल इज दिस हाइड्रोजन, बट अभी ये नेसेंट स्टेज में है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है हमें इसे प्रोड्यूस करने में। सो इसके वैसे इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड इससे बेनिफिट्स क्या हैं। और ये जो हमारी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है इट इज़ इक्विप्ड विद दिस हाई प्रेशर हाइड्रोजन फ्यूल टैंक एज वेल एज दिस इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। अब इसे राइनो बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है इट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब हमें क्वेश्चन तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, वर्ल्ड बैंक्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो वर्ल्ड बैंक ही है। सो इट्स बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और एटसेट्रा, काफी ऑप्शन देंगे तो हमें लगेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है तो UNEP या एटसेट्रा, बट इट्स अ बॉन्ड and it has got the maturity period. थोड़ा इकोनॉमिकली सोचेंगे तो we'll go for this वर्ल्ड बैंक। सो आपको go for this नहीं, आपको याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है इट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, एंड इसका जो मेच्योरिटी पीरियड इज ऑफ 5 years। इसमें बेसिकली ये है कि हम लोग जो साउथ अफ्रीका है उसका मीन्स साउथ अफ्रीका का जो भी एफर्ट है टू कंजर्व द इंडेंजर्ड स्पीशीज उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और
ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू मीन्स हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर 5 साल बाद हम उस मनी को मीन्स ले सकते हैं, तो इट्स मीन्स उसका मेच्योरिटी पीरियड, ये बॉन्ड एक तरीके से हम वहाँ पे पैसे देंगे और फिर 5 साल बाद उसे वापस परचेज कर सकते हैं, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बॉन्ड्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसी के जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें ये क्या, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी साउथ अफ्रीकाज एफर्ट्स टू कंजर्व दिस endangered स्पीशीज एंड इट विल चैनल दिस इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव द कंजर्वेशन आउटकम। बेसिकली यही है, आपसे वो इन्वेस्टमेंट लेगा ताकि वो साउथ अफ्रीका के जो भी एफर्ट्स हैं टू कंजर्व दो स्पीशीज, वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और फिर 5 साल बाद आप इसे वापस ले लेंगे जब ये मैच्योर हो जाएगा। नाउ इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, सो ये बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है, वो आ रहा है दिस एमपी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस एमपी। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो एक एक लाइन का यही है, इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट दिस, और क्या पता और स्टार्ट भी हो गया हो, ये पहले का करंट अफेयर्स है, विल कम अप एट दिस खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। नाउ इंडिया का पहला ओईसीएम साइट वो डिक्लेयर हुआ है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ओईसीएम साइट क्या है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट, मींस वैसे तो प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मींस दे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मींस दे आर नॉट बेसिकली द वी कैन से प्रोटेक्टेड एरियाज, बट दीज एरियाज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सो उसे जो यूनाइटेड दिस हाँ IUCN, सो ये जो टैग है OECM का, दिस टैग इज प्रोवाइडेड बाय द IUCN एंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, बट दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एंड ये जो इंडिया का पहला OECM साइट है जो कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, दिस साइट वाज एंड मींस दिस वाज डिक्लेयर्ड एज दिस OECM साइट ऑन दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब अरावली हिल्स बोलो या अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसे पहला OECM साइट डिक्लेयर हुआ है। नाउ इंडिया का वो आ रहा है एमपी पे। अब हमने यहाँ पढ़ा था, अच्छा वो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, वो भी एमपी पे पार्क, वो प्लांट। नाउ दिस इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा, दिस जबलपुर एमपी। अब ये जो पार्क है, it was established in this 1928, means it was discovered in 1928, it was, we can say, founded when this William Henry Sleeman had discovered a dinosaur fossil from this area, so after that it was recognized or it came into, we can say, हमें इसके बारे में पता चला, and it got this, it's a it has got this heritage site, or we can say it is recognized as a geological heritage site by the UNESCO. सो आपको बस पता होना चाहिए इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे आ रहा है, एमपी में। नाउ दिस वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022, ये वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे है, ये ओडिशा स्टेट की वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सर्वे मीन्स ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करा है। एज पर दिस चिलिका लेक it has witnessed a millions of birds, including this means वहाँ पे आई हैं, including this Mongolian gull and visiting this water body this year. So ये चिलिका लेक है, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। So ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे हर साल तो बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, तो इस बार भी काफ़ी सारी आई हैं along with this uncommon bird Mongolian gull and visiting this water body, एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। Now this red sanders falls back in IUCN endangered category, means earlier it was near threatened in 2018 and now it's categorized as endangered. So ये रेड सैंडर के बारे में बताया गया है। इविसी IUCN, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड एंड दिस IUCN वाज फॉर्म्ड इन 1948। अब ये रेड सैंडर्स हमारे इंडिया में, ये आंध्रा में मिलता है। अब इसके लिए जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, मीन्स कुछ स्पेशल कंडीशंस है तभी ये सिर्फ आंध्रा में मिलता है। एक है यहाँ पे रॉकी डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड्स, रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। सो हमें पता होना चाहिए कि रेड सैंडर्स, these are found in the forests of Andhra, and now what's the, we can say, the IUCN status of red sanders, it's injured, not near threatened. Now 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैं जिनको IUCN रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, अब उनके नाम आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली, और ये जो तीनों नाम हैं वो हमारे हिमालयाज में मिलते हैं। देन दिस इंडियाज नेट जीरो स्ट्रैटेजी,
इंडिया का जो नेट ज़ीरो स्ट्रैटेजी है वो 2070 मीन्स 2070 में हमने टारगेट करा है कि हम लोग नेट ज़ीरो अडॉप्ट मीन्स हम लोग पहुंच जाएंगे नेट ज़ीरो तक, हम लोग नेट ज़ीरो मीन्स अचीव कर पाएंगे. Now, to achieve this net zero strategy by 2070, India has released this strategy document. And कब रिलीज करा था? ये जो COP 27 का समिट हुआ था ना शार्म एल शेख इजिप्ट में, तब हमने ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज करा था regarding this achievement of net zero, how to achieve this net zero strategy, net zero by 2070. अब इसको इस डॉक्यूमेंट का है क्या नाम? लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. नाउ इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट. अब हमने जियोलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा था, वो है एमपी में. और ये अब हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट. ये लद्दाख में है, पोगा वैली विच इज लोकेटेड इन द शंगथंग वैली इन लद्दाख. सो इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी विच इज देयर इन लद्दाख. नाउ इंडिया का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ पे आ रहा है? वो है दिल्ली. थोड़ा इस पेज में ना थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज कर देना. बाकी अब मैंने बना लिए थे तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू ही करूँगी. नाउ नेक्स्ट इज दिस लिविंग अमेजोन रिपोर्ट 2022. नाउ दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय दिस वर्ल्ड वाइड फंड. सो बस आपको पता नहीं कौन रिलीज करता है. सो दिस लिविंग अमेजोन रिपोर्ट इट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड. एंड अगेन इट वाज रिलीज्ड ऑन दिस COP 27 जो कि शार्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था. अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ रेन फॉरेस्ट इज ईदर टोटली लॉस्ट और हाईली डिग्रेडेड. सो ये रिपोर्ट का थोड़ा डेटा मीन्स अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो डेटा पे भी जा सकते हैं. वैसे तो जनरली पूछते हैं कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बट अगर थोड़ा सा वैसे यूपीएससी में डेटा पे जाते हैं तो जैसे ये 35% है, इसको या तो वो 25% बोल देंगे, 75% बोल देंगे. तो मैंने इन जो शॉर्ट नोट्स में काफ़ी कम डेटा लिखा है, तो एटलीस्ट आपको इतने सारे पॉइंट्स और ये डेटा इतना तो पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज दिस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. अभी हमने कौन सा देखा? लिविंग अमेजोन रिपोर्ट, WWF वर्ल्ड वाइड फंड. एंड नाउ दिस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, नाम दोनों का रिपोर्ट का सेम है तो रिलीज दी वर्ल्ड वाइड फंड ने किया है. बट दिस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज बायएनुअल रिपोर्ट, 2 साल में एक बार आता है ये. एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, मीन्स इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है. सो वी हैड एज पर दिस रिपोर्ट 69% decline in wildlife population of mammals, birds, amphibians, reptiles, etc. is means it's there across the globes between this 1970 or 2018. Okay. Now next is this. Recently, the central government had set a new target of 40% reduction in particulate matter concentration in cities covered under this NCAP. Okay. इसमें ये बोला है कि देखो पहले 20% और 30% पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया था कि दैट विल रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलेट मैटर इन द एनसीएपी सिटीज. देखो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ग्रैप, वो हम लोग एनसीआर वाले रीजन के लिए लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे. और ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये उन एरियाज के अलावा बाकी सिटीज को कवर किया जो कि बहुत पॉल्यूटेड हैं. सो ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पहले था कि जो भी 20 हम लोग पार्टिकुलेट मैटर है उसको 20% से 30% रिड्यूस कर देंगे बाय 2024. अब बोल रहे हैं कि हम लोग 40% रिड्यूस करेंगे बाय 2026. सो नेट जीरो की तरफ एक स्टेप है, और वी कैन से हर चीज की तरफ एक स्टेप है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना 23rd step है. नाउ दिस एनसीएपी, it was launched by this Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2019. Now this Green Fins Hub, ये Green Fins Hub है, it's launched by this UNEP, United Nations Environment Program, and this Reef World Foundation. Now it's the first ever global marine tourism industry platform, or we can say it's a kind of global digital platform for diving, for snorkeling, etc. बस इतना ही पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, दैट इट्स अ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डाइविंग एंड स्नॉकलिंग एटसेट्रा. नाउ इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम सबको पता है, फल्गु रिवर पे आ रहा है बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में. नाउ राइनो मेमोरियल, ये जो राइनो मेमोरियल है इसको अनवील कर असम. और इसका नाम क्या दिया इस मेमोरियल का? एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स. और इस मेमोरियल में है क्या? एक है एडल्ट मेल, एन एडल्ट फीमेल एंड अ काफ. So there are 3 rhino sculptures: adult male, adult female, and a calf.
Now this campaign, Fridays for Future campaign, or this FFF, this campaign, it's a kind of climate justice movement. Now this was inspired by this environmentalist Greta Thunberg. So उनसे इंस्पायर होकर ये कैंपेन को लॉन्च करा गया है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर. अब रिसेंटली क्या हुआ है, दिस ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस बैनर ऑफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन. सो ये क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट में ही ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करे गए थे अंडर दिस बैनर ऑफ दिस FFF. नाउ नेक्स्ट इज दिस फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट. कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली. सो ये एनिमल हेल्थ समिट हमारा इंडिया का पहला न्यू दिल्ली में हुआ है. सो हम लोग इसमें मीन्स क्या इस ये किस लिए करा गया? दैट विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनिमल हेल्थ टुवर्ड्स दिस ब्रॉडर एंड ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीज फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. नाउ इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170. सो ये NMC 2170 अगर टर्म आ जाएगा तो इट्स दिस लिथियम आयन सेल, एंड इट वाज अनवील्ड बाय ओला इलेक्ट्रिक. And Ola Electric will start the mass production of this lithium ion cell by this 2023 from its gigafactory. Now ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है. अब तक हमें लिथियम को इंपोर्ट करना पड़ता था काफ़ी कंट्री से, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना. सो अब हम लोग इसका इंडिजीनियस मीन्स हम लोग ये लिथियम सेल है मीन्स हम लोग काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते थे तो हमें बैटरीज वगैरह के लिए, लेकिन हम लोगों ने पहली बार इंडिजीनियसली डेवलप करा है लिथियम आयन सेल को, और उसका नाम क्या है? NMC 210. And this cell was unveiled by this Ola Electric, and it will start its mass production by this year. Now this clean and green campaign. अब ये क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे जाएंगे, बट इट्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नॉट दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन एनवायरमेंट डे, दैट्स 5th of June 2022. So a clean and green campaign, it was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs to make country free of this single use plastic. नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, जाइंट स्टिंगरे. इसको अभी हम लोग डिटेक्ट करे हैं कहाँ पे? मेकोंग रिवर ऑफ कंबोडिया. एंड इसका यही थोड़ा फीचर्स बताए हुए, लाइक 4 मीटर फ्रॉम स्नाउट टू टेल एंड अप्रोक्सीमेटली 300 इन वेट, 300 kgs इन वेट. सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है. नाउ जो अब सिक्किम ने भी अपनी एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है, ब्लू ड्यूक. सो ये जो है ये नेटिव स्पीशी है वहाँ की, सिक्किम की. अब इसमें दो कलर को रिप्रेजेंट हुआ है, एक है ब्लू एंड एक है वाइट कलर. नाउ ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स रिप्रेजेंटिंग द स्काई, एंड दिस वाइट द स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज इन द सिक्किम. सो दिस ब्लू ड्यूक इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम. Now this international conference on disaster resilient infrastructure, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसे एड्रेस करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने. ये इसका 4th सेशन हुआ था और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CDRI, दैट्स कोलिशन फॉर दिस डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका एम और पर्पस क्या है? दैट वी शुड गो फॉर those type of, we should construct the infrastructures which can we can say witness the impacts of the different disasters like floods and earthquake. So इस कॉन्फ्रेंस में यही सब कि हमें डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी नुकसान भी होता है, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एटसेट्रा. So it can withstand, or it should withstand, the impact of a natural disaster like floods and earthquake. Now ये UNCCD, ये अब इसका COP15 हुआ था. ये D for desertification, United Nations Convention to Combat Desertification. It was held in this Ivory Coast, and इसका थीम क्या है? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी. सो ये थीम आ चाहिए, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी. ये हुआ था आइवरी कोस्ट में. एंड इसका जो पहला सेशन था वो हुआ था इटली में 1997, और ये COP15 है UNCCD का. और UNFCCC का कौन सा COP चल रहा है? COP27. Now the next is this global collaboration village. ये जो विलेज है मीन्स इट वाज
launched by this World Economic Forum during this World Economic Forum annual meeting at Davos. Now it's a kind of global village in this metaverse universe. This village will provide immersive spaces where different stakeholders can convene, meet, and interact and create, and we can say take action to this world's most pressing challenges. मतलब यहाँ पे global leaders or different stakeholders, they can come together, they can interact with each other, and will discuss about different issues prevailing in this global world. Now next is this amendment in biofuels policy. So मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाती है जिसको अभी हमें अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है. देखते हैं क्या किया हमने इसमें. अब ये जो हम लोगों ने पहले एम रखा था कि हम लोग 2030 तक 20% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में इथेनॉल का, मीन्स 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग टू बी अचीव्ड बाय 2030. अब इसको हम लोग 5 साल और पहले कर दिया. डेट नाउ आर न्यू टारगेट इज 2025-26. सो अब हमारा टारगेट क्या है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का. इट्स 2025-2026. 2030 को भूल जाओ. सो वी हैड एडवांस्ड इट. द नेक्स्ट इज दिस Nanjarayan tank. Nanjarayan tank. Okay. Now ये जो tank है, it's declared as the 17th bird sanctuary in Tamil Nadu, and it's located near Coimbatore. इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा. Means it's located in Tamil Nadu. तमिल नाडु का 17th bird sanctuary है. अब जैसे नंजरायन टैंक है तो नाम से लग रहा है कि ये कोई वाटर रिस्टोरेशन या फिर एटसेट्रा कुछ भी होगा, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट्स द बर्ड सेंचुरी. इट्स डिक्लेयर्ड एज द बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन. ये आ रहा है मुंबई में. नाउ ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इट्स पावर्ड बाय दिस ऑर्गेनिक वेस्ट. सो ऑर्गेनिक वेस्ट बेस्ड दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे आ रहा है? मुंबई. It was inaugurated on 9th of May 2022. Now the next report is this drought in numbers 2022. This is released by UNCCD जिसका अभी हमने COP15 summit मीन्स कॉन्फ्रेंस देखा था, मीटिंग COP15 मीटिंग जो कि कहाँ पे हुई थी? आइवरी कोस्ट में. अब ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. नाउ दिस वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसे दिया गया है? सिंथिया रोजेनबेग. सो डॉक्टर सिंथिया रोजेनबेग. Now this blue blob. Blue blob, it's a nickname of this region of cooling water in the North Atlantic Ocean near Iceland. Actually इसका नाम इसलिए दिया गया because it has slowed down the melting of islands glacier since 2011. So blue blob क्या है? It's a region of the cooling water in the North Atlantic near Iceland. Now India में पहला state to surpass this 10 gigawatt of solar capacity, it's Rajasthan. अब इसका टारगेट क्या है? To achieve 30 gigawatt by 2024-25. अब उसकी इन्होंने पॉलिसी रिलीज करी थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग है ये. नाउ इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कहाँ पे आ रहा है? पल्ली विलेज विच इज देयर इन जम्मू, दैट इज द सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. नाउ ये है संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव. ये जो इनिशिएटिव्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. सो ये समिट हुआ था और उसमें ये इनिशिएटिव्स रिलीज करे गए हैं, संभव एंड स्वावलंबन. नाउ इसका एम क्या है? मीन्स इट वाज बेसिकली लॉन्च टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ, स्पेशली इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री. अब इसका मोटो क्या है? नो योर वेस्ट एंड हाउ टू रिसाइकिल इट. रिसाइकिल इज द राइट थिंग टू डू विच इज टू बी डन इन अ राइट वे. नाउ यूएनईपी को हो गए हैं 50 साल, मीन्स 1972 में ये आई थी और अभी 2022 में इसको 50 इयर्स हो गए हैं. नायरोबी केन्या में ये आई थी उस टाइम पे. इसका थीम क्या है इस साल? स्ट्रेंथनिंग यूएनईपी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ दिस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ डुगोंग कंजर्वेशन. पहला डुगोंग कंजर्वेशन इंडिया का आ रहा है तमिलनाडु में, और ये वी सी द डुगोंग स्पीशी. इसका जो IUCN स्टेटस है, इट्स इंडेंजर्ड, एंड ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में. हमने अभी स्टार्टिंग में चीता का पढ़ा था कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल सेकंड में लिस्टेड है. नाउ नेक्स्ट इज दिस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022. Now this sustainable development summit,
it was basically, this summit was launched by TERI, that is the Energy and Resources Institute, और ये इसका 21st एडिशन है। पहले इस समिट को बोलते थे अ दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इस बार इसका थीम देखते हैं, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। एम क्या है? सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सलरेट द एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज। नाउ बस आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बाय तेरी 21st एडिशन, एंड इसका थीम टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। सो आपका दृष्टि का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक सेक्शन खुद से करना है, तो बस वो 2 सेक्शन है, बाकी पूरी मैगजीन ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।